पनवेल के इंडिया बुल्स के फ्लैट ओनर्स की तकलीफें, उनकी कहानी आंदोलन के माध्यम से जरूर सुनिए। इंडिया बुल्स हाय हाय, इंडिया बुल्स हाय हाय, इंडिया बुल्स हाय हाय, इंडिया बुल्स हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राहुल की ओर से क्रिमिनल केस फाइल किया जाएगा फॉर अंडर सेक्शन 420, अंडर सेक्शन 420 लिखा है ना भैया, 420 बाद में अंडर सेक्शन 120, 120 काय तो त्याला सांग, 120 एक मोफा एक्ट, इनके तहत आवाज क्लियर इतने पुढे। हाँ, इनके तहत जो है आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल की जाएगी। ये इरफान भी सुन ले, संतोष गुंजाल भी सुन ले, जगताप साहब भी सुन ले, और अभी के जो नए सीईओ है वो भी सुन ले। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। हम जो कहते हैं ना कि हमारे ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में कहते कि कम लोग रहेंगे तो जो भी है वो दर्दी है, वैसे आप लोग हैं। आपकी इंडिविजुअल ताकत बहुत है, 100 आदमी के बराबर है। आपका मनोबल अच्छा रहेगा, कोई आए ना आए हो सकता है। जैसे मैं एक क्रिमिनल केस फाइल करता हूँ, वैसे आप में से कोई ज्यादा समय नहीं जाता है उसमें। पुलिस स्टेशन जाकर वहां पर कुछ घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जाएगा कंप्लेंट फाइल करने में। मेरी कंप्लेंट फाइल होने के बाद में 3-4 दिन के बाद में आप में से किसी ने एक कंप्लेंट फाइल करो। उसके बाद में अगले हफ्ते, मतलब हर 4-5 दिन के बाद में एक एफआईआर समझो फाइल होता है, तो उसका मतलब बहुत बड़ा है। क्योंकि ये मेरे दिमाग में कब आया, जब ये मालूमात मुझे हो गई। अभी ये सब चीजें जो है, ये माफ करना अनिल जी या जो भी आप लोग एमसी मेंबर थे, नहीं हो गई आपसे, लेकिन ये आपने करना चाहिए था। ये लेवल पे हमें लाना नहीं चाहिए। हमारे से फैजल भाई 2 लाख रुपए हर एक मेंबर से लिए गए हैं एम्यूनिटीज के लिए। 3200 लोगों का हिसाब करो, इतना पैसा इंडिया बुल्स ने लिया है। पिछली बार जब हमने एगिटेशन किया था, उसके बाद में उन्हें मुझे जवाब दिया था, उन्होंने मुझे लेटर भेजा, एक ही लेटर आया अब तक संघर्ष समिति को, और उसमें उन्होंने कोट किया है कि आपके ऊपर हमारे 22 करोड़ है और हमारे पास पैसा नहीं है। 22 करोड़ जो है हर सोसाइटी के ऊपर कितने हैं, कैसे है। इंडिया बुल, जैसे कि हमारे मनोरंजन कर साहब ने बताया कि बहुत सोच समझकर बात करता है, बड़ी लंबी चौड़ी लीगल टीम है। उन्होंने लगभग 17 रिमाइंडर्स आपके मेरीगोल्ड को दिए हैं, किसी सोसाइटी को 22 रिमाइंडर्स दिए हैं, किसी सोसाइटी को 15 रिमाइंडर्स है कि आप ये पैसा जो है हमें दे दो करके उन्होंने इनवॉइस रेज की है। मेरा इंडिया बुल से कहना यह है कि पहले आपका ये 9 करोड़ जो है वो पहले आपने भरना चाहिए, वो आपका दायित्व है। 22 करोड़ में से 9 करोड़ चला गया है। दूसरा जो है 2 लाख के हिसाब से 3200 लोगों के कितने होते हैं, मैं मेरे जो कर्नाला स्पोर्ट्स के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला लूंगा मैं, और अपने कितने जिम में जितने जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसका वैल्यूएशन करूंगा। मुझे जरा थोड़ा समय मिलेगा तो पूरा वैल्यूएशन करेगा, तो अपने को बराबर पता चलेगा कि इंडिया बुल्स ने हमको कितना फंसाया है। उसके बाद में फजल भाई 30,000 रुपये प्रत्येक मेंबरकडनं रजिस्ट्रेशनसाठी घेतलेले आहे। त्या रजिस्ट्रेशनमध्ये तुमचं कन्व्हेन्स डीड पण आलं पाहिजे। तर 30,000 रुपयाच्या हिशोबाने 3,200 लोकांचे किती पैसे होतात, एवढे पैसे आपले इंडिया बुल्सकडे आहेत। हमारा इतना पैसा इंडिया बुल्स के पास है, तो हमारी सोसाइटी ये कोशिश क्यों कर रही है, अपने ऊपर क्यों ले रही है। बीच में सुनने को आया था 15-16 करोड़ खर्चा करके पाइपलाइन लाएंगे, जैसे कि दिनेश भाई ने बताया कि 300-500 रुपया कंट्रीब्यूशन आता है, हमें कुछ लगता नहीं है। अरे लेकिन पसीने का पैसा है भैया, सही बात।
इंडिया बुल्स ने हमारे से जो पैसा ऐट लिया है, वो पैसे का उन्होंने हमें रिटर्न्स दिया है क्या? तो उसका जवाब नहीं है। वो रिटर्न्स हमें लेना चाहिए, इसलिए मैं आपको सबको इंस्टिगेट करने की कोशिश करता हूँ। कानून में शब्द है इंस्टिगेट करना, उकसाना। मैं आपको उकसाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं श्रीवास्तव जी को भी उकसाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे गोपी को भी और घोंगे साहब को भी, सभी जो हमारे कमिटी मेंबर्स है, एमसीज है। आप नहीं करेंगे तो वक्त नहीं लगेगा कि आपको बाजू में करने के लिए, क्योंकि सामने जो चीजें आई है वो इलीगल चीजें आई है। एफआईआर जैसे इंडिया बुल्स पे हो सकता है, तो भैया तेरे ऊपर भी हो सकता है ना, उन्हें मुझे पता है। तो ये बात जो है आप सीरियसली ले लो। आप खाली नाम हमने नॉन कॉपरेशन में किया था, तो अभी 5 साल हो गए हम झगड़ रहे हैं उसके लिए, नाम बचाने के लिए। इंडिया उसको टाइम पास करेगा, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से सुप्रीम कोर्ट। ये उनकी स्ट्रैटेजी है ना, तकलीफ देने की। वो सदमे से हम बाहर नहीं आए, तो ये हमारी एपेक्स बॉडी उसी सेम मुंह पे गई है। क्यों गए भाई? हम ज्यादा दूर जाके हमको स्टडी नहीं करना है, अपने सोसाइटी के अंदर सेक्टर को की स्टडी करो। 50 to 56 लाख रुपीज अभी तक हम लोग खाली लीगल चार्जेस के लिए खर्चा किए, बराबर है ना? तो हमें सामने दिख रहा है कि भाई ऐसे ऐसे होगा तो इंडिया बुल्स ऐसे रिएक्ट करेगा। अनिल भाई ने तो कुछ टेक्निकल चीजों पे ऑब्जेक्शन किया, इंडिया बुल्स ने क्या ऑब्जेक्शन लिया आपके खिलाफ? नहीं बता रहे। कल के दिन में डी रजिस्टर होगा तो क्या करेंगे? अक्टूबर में आपने एप्लीकेशन किया ना, 8 अक्टूबर में हमने आंदोलन किया, 9 अक्टूबर को आपने क्यों एप्लीकेशन किया? तो हमें क्यों नहीं बताया? बराबर है ना? 8 अक्टूबर को जिस दिन आंदोलन हुआ, उसके दूसरे दिन आपने क्यों मूवमेंट की? और आप 5 सोसाइटी के एमसी मेंबर्स थे ना वहां पे, ऐसे नहीं ना कि एक भी सिद्धेश भाई भी थे, डैफोडिल्स के भी थे वहां पे, सब लोगों ने एग्री किया ना। और वो बोल रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स दे दो, हम प्रोसेस। अरे आप डॉक्यूमेंट्स दे दो, नहीं करेंगे तो फिर बाद में आप एक्शन लो ना, बराबर की नहीं सर? वो पूछ रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, हम आपका एपेक्स के लिए मूव करते हैं। तो आप बिना डॉक्यूमेंट दिए आप कैसे क्या मूव होगे? ना रहिए, आप नीति के साथ दीजिए। आज आप अगर नीतिगत लोग आज अल्पमत में हैं, कुछ मुट्ठी भरी लोग हैं हम लोग, लेकिन जैसे भाई साहब ने कुछ देर पहले कहा कि नीति अगर हमारी सही रहेगी तो एक दिन विजय हमारी ही निश्चित है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि हमें स्ट्रैटेजी वाइज अगर काम करें तो 2-3 बिंदुएं हैं जहां हमें बहुत फोकस करना है। सबसे पहली बात, हमारी शिकायत इंडिया बुल्स बिल्डर से है। दूसरी बात, जब हम बिल्डर्स के विरोध में उतरते हैं मैदान में, तो हम पाते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्हें हमने अपने सोसाइटी के अपने सोसाइटियों की जिम्मेदारियां दी, बड़े भरोसे से दिया, और वो मेजोरिटी से जीत कर आए भी, ऑफिस बियरर्स भी बने, पर आज वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। और अभी के समय सबसे बड़ा नीति विरोध कार्य जो है वो है चीजों को छुप छुपा कर करना। और वो जो छुप छुपा के चीजें कर रहे हैं, क्या होता है, अगर लड्डू, कल ही जैसे मैसेज आया कि एमिनिटीज खुलेंगी फेज वाइज, वो हमारे लिए एक मिठाई लड्डू की तरह है, लेकिन जिस प्रकार से उस लड्डू को बनाया गया, हमें खाने में उसे हिचकिचाहट हो रही है। और हमारे मन में हमेशा प्रश्न उठ रहा है कि इसकी गुणवत्ता का क्या इंश्योरिटी है, कि ये प्रमाण क्या है, क्या इंश्योरिटी है कि ये सही। और इसके प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, मेन तो ये है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। और जैसा आज इंफॉर्मेशन राहुल भाई साहब ने सबको दिया कि उन्होंने कंसल्टेंट हायर किया है, यही चीजें जो उन्होंने की अपने स्किल से यूज करते, ऑफ कोर्स उसी के लिए उन्हें बहुमत मिला है कि वो अपना स्किल, क्योंकि हमें लगा कि वो इस लायक है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उन्हें लोग, जनता ने वोट दिया, हम लोगों ने वोट दिया और अपने सोसाइटी की जिम्मेदारी दी। लेकिन वो अब अपना स्किल सेट नहीं यूज कर रहे हैं, वो हमारा पैसा यूज कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी ये बात कही और मुझे लगता है बहुत लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे कि कंसल्टेंट हायर करना, तो एक मेरे जैसा नासमझ इंसान भी कंसल्टेंट हायर करके, और जैसे कहा कपिल सिब्बल, अगर एडवोकेट में सर्वोपरि है तो उसको हायर करके इंडिया बुल्स
ये सोच रहा है कि मैं दूसरों के हक का पैसा अपने पॉकेट में रख लूंगा। तो कंसल्टेंट हायर करके तो हम लोग भी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हमने एमसी मेंबर्स को चुना है, उन्हें बहुमत दिया है, तो हमें ये अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि कैसे, हाँ, हमें ये स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि कैसे हम उन्हें इतना प्रेशराइज करें, मोल्ड कर ले, यस, इतना प्रेशराइज करें कि वो खुल के चीजों को सामने में रखें। अब वो हमारे अपने लोग हैं, तो मुझे लगता है हमारी लड़ाई की शुरुआत वहां से होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारी मुट्ठी बंद नहीं है, हम थोड़े बिखरे हैं। जब वो हमारे अपने हो जाएंगे, फिर हमारी जो, क्योंकि मेरी इरफान जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये न्यूज़ सही है कि हम फेज वाइज एम्यूनिटीज दे रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है इंडिया बुल से भी कि आप कैसे उनको, आप अगर एम्यूनिटीज उनको दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे, इंडिया बुल कह रहा है कि हम सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे, तो अगर आप कह रहे हैं कि वो एपेक्स नहीं बना सकते, नॉन कॉर्पोरेशन में बना रहे हैं, तो वो हमसे, वो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम उनको कॉर्पोरेट नहीं करेंगे। तो फिर आपने उनको कैसे ये ऑथेंटिसिटी दी कि आप उन्हें हैंड ओवर करने लायक समझ रहे हो, जब हम उनकी जनता और सोसाइटी के अलग लोग जो स्टेक होल्डर हैं, वी आर स्टेक होल्डर्स, जब हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप हमसे बात नहीं कर रहे हो, तो यह इसका मतलब है कि उन दोनों में भी कुछ पर्सनल डील्स हुई हैं, और अगर पर्सनल डील्स हुई हैं तो ये हमारा हक है कि हम बिखरे हुए रूप में नहीं, एकजुट होकर उनसे ये इंफॉर्मेशन निकालें कि क्या डील हुई है। उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि रेफर्ड की कितनी जगह है, हमारी कितनी जगह है, उसके बाद ये जो कॉमन रोड है उसका क्या करेंगे हम, क्योंकि वहाँ पे भी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, तो ये बड़ी समस्या है। और अभी जो इन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया है, जैसे राहुल जी ने बताया कि 8 तारीख को इनकी मीटिंग हुई, उसमें एक टाइमलाइन तय कर दी गई। राहुल जी ने इसका मेल्स भी डाला था मेरे कैसे संघर्ष समिति पे, तो उसमें लिखा गया था कि ये टाइम के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट होकर ये सारी चीज़ें होगी। तो ये वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी थे मैरीगोल्ड के, हमारे ट्रेजरर थे, एमसी मेंबर्स थे, बाकी भी सेक्टर के एमसी मेंबर्स थे कुछ वहाँ पे प्रेजेंट। तो उन्होंने उस समय तो कुछ कहा नहीं राहुल जी से या इरफान से, उस समय वो एग्री कर गए कि नहीं ये चलोगा, ये स्कीम से हम करेंगे। और नेक्स्ट डे 9 अक्टूबर ये एमसीज ने किसी भी जनरल मेंबर को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हुए वहाँ पे जाके एप्लीकेशन सबमिट किया। अभी ये हमको भी पता नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने शायद अक्टूबर या नवंबर 1st या 2nd वीक में इनको मेल लिखा था इंडिया बुल्स को, क्योंकि मैं चाहता था कि जो काम हमें आगे बढ़ाए, क्योंकि वो अगर आप देखो तो 15-20 मेल मेरे हो चुके थे, उस कंटिन्यूशन में मैंने उनको मेल लिखा कि ये एपेक्स करना आपकी जिम्मेदारी है। अभी डेफिडेल की भी हो चुकी है, अभी सारे कमिटीज जो है सेटल्ड है, तो आप ये एपेक्स करके दीजिए। फिर उन्होंने मुझे लिखा कि हम तो करने के लिए तैयार हैं, और हमने इनसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो किसी भी एमसी ने हमको ये डॉक्यूमेंट्स ला के दिए नहीं है। तो उसके बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, तो फ़ोन पे बात करने के बाद मुझे पता चला कि देखिए हम तो करके देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी वो समय निकल चुका है। आपके एपेक्स ने आपके एमसीज ने हमको नहीं बताते हुए, हमारे से कॉपरेशन नहीं लेते हुए खुद उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया है। तो उसमें जाके फिर मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेशन किया रजिस्टर के ऑफिस में। वहाँ से मुझे काफ़ी दस्तावेज मिले, आसानी से नहीं मिले, काफ़ी मुझे उसमें संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कुछ लोग कि वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले। लेकिन ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ है, अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते तो पेनल्टी की प्रोविजन है, तो ऑफिसर को फिर वो देना पड़ा डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि फॉर एग्जांपल मैरीगोल्ड का जो रेजोल्यूशन है, मैरीगोल्ड का रेजोल्यूशन पास हुआ है 29 दिसंबर 2020 में, जो हमारी फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग हुई आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी। तो उसमें हमने तय किया है और उसमें लिखा है कि 3 सोसाइटीज बनके रेडी है, 2 सोसाइटी मतलब टूलिप और डेफोडिल का सोसाइटीज बनने बाकी है। एक बार अगर ये सारे सोसाइटीज हो जाते हैं तो हम 5 सोसाइटी की अपेक्स बॉडी को हम मेंबर बनेंगे, ठीक है। तो क्लियर कट हमारा रेजोल्यूशन क्या है कि हम 5 सोसाइटी की जो अपेक्स बॉडी बनेंगे उसमें हम लोग पार्टी बनेंगे या तो मेंबर बनेंगे उसकी। लेकिन अभी क्या किया इन्होंने, 4 सोसाइटीज को लेके कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन बनाया है। अभी ये पहले नहीं था अस्तित्व में,
लेकिन 2019 में जो अमेंडमेंट आया है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में, वहाँ पे उन्होंने चैप्टर आई थी 12 या 13 है, जिसमें सेक्शन 154B ऐड कर दिया गया और उसमें करीबन कुछ 154B से 1 से लेकर 29 तक कुछ प्रोविजंस है। तो उसमें वो प्रोविजन मेरे ख्याल से 154B3 या 4 में वहाँ पे ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का प्रोविजन दिया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई लेआउट है, वो लेआउट में 2 ही सोसाइटीज है, तो उनका अपेक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 सोसाइटीज नहीं है। तो वो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने वो उसका मतलब अपने जहन में रखते हुए दिया कि ठीक है, अगर 2 हो, आप 3 हो, 4 हो, फिर भी आपका अपेक्स नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एसोसिएशन बना सकते हो। लेकिन हमारा केस डिफरेंट है, हमारे लेआउट में ऑलरेडी 5 सोसाइटीज है और सेम रेजोल्यूशन मेरे को लगता है लैवेंडर ने छोड़ के बाकी सब ने यही रेजोल्यूशन फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में पास किया होगा। एफओडीएल का पता नहीं है, राहुल जी ने बताया कि उन्होंने कुछ और रेजोल्यूशन पास किया। तो ये पहला टेक्निकल ऑब्जेक्शन था मेरा कि क्योंकि हमारी जो संस्थाएं हैं वो रेजोल्यूशन के बगैर चालू नहीं, मतलब कोई भी काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा अपेक्स बन गया इस तरीके से, तो उसमें क्या होगा, इसका टेक्निकल बेनिफिट जो है वो इंडिया बुल्स उठाएगा, क्योंकि कानून में डी रजिस्ट्रेशन का भी प्रोविजन है। जैसे सोसाइटी रजिस्टर होती है तो उसको डी रजिस्टर करने का भी प्रोविजन है। इमीडिएटली इंडिया बुल्स वो मार्ग अपना सकता है और वो सोसाइटी डी रजिस्टर करने के लिए जा सकता है। तो आपने अगर देखा होगा तो विरोध कर रहे हैं और गलत तरीके से विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि एपेक्स बने, लेकिन वो इंडिया बुल के पैसे से बनना चाहिए, यही है। गलत इंफॉर्मेशन देके कुछ लोगों के लिए गलत फहमी लोगों के मन में पैदा करना, मैसेजेस डालना, ये मेरे खिलाफ से मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। कि हम सब लोग मेंबर्स हैं, इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन तक जो भी था वो हो गया, अभी इलेक्शन होने के बाद हम सब इकट्ठा होकर सब समस्याओं के खिलाफ खड़े होना चाहिए। और मुझे मालूम है, हम सब लोग यूनाइटेड टीम ने भी कहा था कि जो अच्छी चीज है सब हम कोऑपरेट करेंगे हर चीज में, लेकिन किसी को आप साथ में लेना नहीं चाहते। हर कुछ हम ही करेंगे और जो पूछने जाता है उसको पूछते हैं आप कौन है पूछने वाले, ये सब गलत तरीका है। और आपने एपेक्स के लिए एप्लीकेशन डाला तो इतनी सीक्रेसी क्यों, छुपा छुपा के सब करना, ये गलत है। रजिस्ट्रार के सामने हमारे जो लर्नेड सेक्रेटरी जो है उन्होंने कैसा कि लोकल स्टैंडिंग नहीं है अनिल जी को। मुझे तो लगता है हर मेंबर को गलत चीज के बारे में पूछने का कानून और अधिकार है। आप ये बोल ही नहीं सकते कि आपने क्यों ऑब्जेक्शन दिया, ये गलत है। ये सब देख के इतना लगता है कि हम सब इकट्ठा होके इन लोगों से भी बात करना चाहिए कि आप जो गलत तरीके से जा रहे हो गलत है। 52 आदमी हमने इकट्ठे हुए, हमने समझ लिया था कि अगर 52 आदमी को समझ में आता है कि इंडिया बुल्स किस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता। लेकिन उसका भी एक टाइम लिमिट था। जब हमने अपने एडवोकेट से बात की तो उसने बोला कि इसको ज़्यादा खींच नहीं सकते, अभी आप 52 आते हो ना, वही 52 में आ जाओ। तब हमने एक एडवोकेट फाइल मैंने कंसल्ट किया इंडिया बुल्स में, इंडिया बुल्स में नहीं, हमने स्टेट कमीशन जो कंज्यूमर फोरम में बात की एक एडवोकेट के साथ, तो उनसे बात करके हमने 52 आदमी ने 2013-14 में इकट्ठे हुए। हमारा कितने भी ड्राफ्टिंग हुए, हम भाग के घर से हम जाते थे। तब हमने किसी से पैसा भी नहीं लिया था। आज तक मेरा रिकॉर्ड में मैं खुद बोलता हूँ, मैं तब दादर में रहता था तो अपने गाड़ी में जाता था, कुछ करता था, मैं नौकरी में था। जब मैं इंडिया बुल्स में आया तब भी हम जाते हैं, ट्रेन में जाते थे, मैं खुद ट्रेन में जाता हूँ आज तक। किसी का पैसा भी हम सोसाइटी का जो हमने जो ग्रुप की बनाई थी, एक पैसा भी हमने खर्चा नहीं किया। हमेशा से मैं ही रात को जाता, यहाँ से जाता था मीटिंग के लिए, रात को 9:30-10 बजे वही लोकल ट्रेन में बैठ के मैं घर आता था। अभी हमारा बंद हो चुका है मीटिंग, क्योंकि अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में। अभी हम बैकग्राउंड में ये बता दिया। तो 52 आदमी ने जो केस फाइल किया इंडिया बुल्स के अगेंस्ट में, हमारा मांग थी उस टाइम पे जब 2012-13 में हमने शुरू की, उस टाइम में इंडिया बुल्स का पोजीशन का कोई नज़ारा ही नहीं था। कब देगा पोजीशन कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एक आदमी मैं हूँ
जिसको इंडिया बुल्स ने एक मेल में डिक्लेयर कर दिया था कि आपने 2009 में बुक किया है फ्लैट, आपको 2011 में पोजीशन दे देंगे। वो मेल भी मेरा जो सुप्रीम कोर्ट केस में आज के दिन में लगा है मेरे फाइल में। आप अगर ये आपका एपेक्स फॉर्म हो जाएगा, आपके नाम पे हैंड ओवर होगा, तो आगे इसका जवाबदारी कौन लेगा? उन्होंने तो MIDC ने तो उनके ऊपर डाल दिया है, बिल्डर के ऊपर, लेकिन बिल्डर ही अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करके जाएगा तो हम लोग किसको पकड़ेंगे? और रही बात एम्यूनिटी स्टार्ट करने की, तो हमारे पास सिर्फ एक जिम्नेशियम है जो सेक्टर 4 और 5 में कॉमन है, 2 और 3 में कॉमन है। हमारे पास एक ही स्विमिंग पूल है। अगर वो मेंटेन करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का भी टेंडर निकालो तो वो मेंटेन करेगा, उसके लिए एपेक्स फॉर्म होना जरूरी नहीं है। तो 1 साल से क्यों बंद पड़ा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कोई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो वो मैं भी चालू करवा दूंगा, मेरे में उतना कैपेसिटी है। सेकंड थिंग और एक था, जहां पे अपना रोड के सामने देखो बहुत अनइवन सरफेस था, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, 8वां महीना चल रहा था, जब उसको झटका लग गया, मैंने हमारे सोसाइटी में कंप्लेंट किया, मैंने यहाँ के इंडिया बुल के ऑफिस में कंप्लेंट किया कि वो पहले जल्दी से करवा लो, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, किसी सबको तकलीफ हो सकती है। लेकिन 1 हफ्ता हो गया तो भी किसी ने कुछ ये नहीं किया। मैं भड़क से MID वर्ली के हेड ऑफिस में गया, उनके GM को मिला, उसको ये फोटो दिखाया, मैंने इसका ये नोट भी दिखाया कि ये परमानेंट वाटर कनेक्शन का आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने उसका ये फोटो दिखाया, अगर मेरी वाइफ को या किसी को भी कुछ होता है तो मैं आपके नाम पे FIR करूंगा। मैंने उसका मोबाइल नंबर, GM का और नाम ले लिया, लेकिन उसी दूसरे ही दो ही दिन में वो काम पूरा लेवल से हो गया। तो अगर ऐसा हर एक जन सामने आके अगर झगड़ा करेगा तभी ये चीज होने वाली। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोग जो अपने समय निकाल कर आए, सारे इंडिया बुल्स के वासी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं जो इंडिया बुल्स की तरफ से जो वीडियो बना रहा है, वो जो खड़ा है, मैं उसको भी थैंक्स बोलता हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा है वो, जिस प्रकार से हम ड्यूटी कर रहे हैं एजिटेशन में पार्टिसिपेट करके। अभी इस एजिटेशन के कारण जो मूलभूत है वो ये, एक तो पानी नहीं है हमारे पास, एम्यूनिटीज हमारी बंद है, ठीक है, क्लब नहीं है हमारे पास, स्कूल नहीं है, कॉमर्शियल नहीं है, ये एक समस्या है। ये समस्या का कारण यह है कि इंडिया बुल्स ने ये नहीं बनाया है। सिर्फ इतना ही समस्या का कारण नहीं है, समस्या का कारण है हमारी अनभिज्ञता, कि हम अनभिज्ञ हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं। हमने जब इंडिया बुल्स से फ्लैट लिया था, अग्रीमेंट साइन किया था, तो बहुत खुशी खुशी आए थे, तो हमें लगा था कि हमारे परिवार के लिए एक बहुत सुंदर मनोरम दृश्य होगा, यहाँ पर रहने का स्थान होगा। वो सब नहीं था यहाँ पर। उस समय हमने साइन किए और हम अपने राइट्स को लेना भूल गए। हमने देखा कि इंडिया बुल्स ने हमें चलो मतलब हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी यहाँ पे 2G के नीचे, वो बंद हो गई, अभी वो खड़ी नहीं रहती है। उसके बाद हमने ये रियलाइज किया कि क्लब मॉस नहीं बनाया, जो बहुत आकर्षक दिखता था, लेकिन चलो छुटक पुटक जो है एम्यूनिटीज है इन्होंने यहाँ वहाँ दे दिए, तो चलो हम इससे एडजस्ट कर लेंगे। फिर हमने देखा कि यार ये तो स्विमिंग